नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि डेली एमपी जीके की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ग्यासपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्यासपुर के जो अठखंबे और चौखंबे हैं किसके दो अवशेष हैं। तो दोस्तों ये मंदिरों के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? मंदिरों के। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ग्यासपुर है वो विदिशा के अंतर्गत पड़ता है और विदिशा में मंदिर में ये जो दो अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, चौखंबे और अठखंबे, ये विदिशा के ग्यासपुर के व्यासखंड के स्थित यहाँ मंदिर के आभूषण की तरह क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। दोस्तों इनका जो निर्माण हुआ है, ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है 9 या 10वीं शताब्दी में हुए हैं इनके मंदिर का निर्माण। और इसमें मूर्तियां, दरवाजे और चौखट, बालकनी जो है वास्तुकला से क्या करते हैं, रूबरू करवाते हैं कि उस समय वहाँ की वास्तुकला कैसी होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये विदिशा के पास में पड़ता है ग्यासपुर, ठीक है, विदिशा के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। अगर मैं बताऊं कि भोपाल रियासत की जो स्थापना थी मुगल सेना के अफगान सिपाही, मुगल सेना का कौन सा सिपाही? अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 और 24 में क्या की थी, भोपाल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1728 में हुआ क्या, दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद वहाँ की जो भोपाल का नवाब बनाया, भोपाल की जो कमान संभाली वो किसने संभाली? यार मोहम्मद, ठीक है, ने। उसका ही जो पुत्र था यार मोहम्मद, वो ही भोपाल का क्या बना, नया नवाब बना। और अगर हम बात करें तो भोपाल वर्तमान में झीलों की नगरी कहा जाने वाला शहर है और इसे हम क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानता है। तो टीकमगढ़ का जो स्वर्णकार है वो स्वयं को अयोध्या की उत्पत्ति मानता है। स्वयं को किसे कहा जाता है? अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं वो। ठीक है, तो जो टीकमगढ़ के स्वर्णकार हैं वो स्वयं को क्या क्या अयोध्या शहर की क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। टीकमगढ़ कहाँ पर आए? तो दोस्तों टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, टीकमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी है। एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। अगर हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां बेगम भोपाल की शासक थे। तो आपको बताना है कि शाहजहां बेगम जो थे भोपाल की कौन सी शासक थी। तो भोपाल की 8वीं नवाब थी। ठीक है, भोपाल की कौन सी नवाब थी? शाहजहां बेगम जो थी भोपाल की कौन सी नंबर की शासक थी, या भोपाल की कौन सी नंबर की नवाब थी? तो 8वीं नवाब थी। ठीक है, इन्होंने 1868 और 1868 से 1901 तक भोपाल पर क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, 1800 भोपाल पर शासन किया था। 1868 से लेकर 1901 तक भोपाल पर शासन किया था। और भोपाल शहर की जो स्थापना है परमार वंश के राजा भोज ने की थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ और पढ़ा था, लेकिन माना जाता है कि भोपाल शहर की जो स्थापना की थी वो परमार वंश किसने की थी? भोज, राजा भोज ने। ये भी माना जाता है राजा भोज ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ऐसे झीलों का शहर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। सॉरी दोस्तों। सांची का स्तूप प्रारंभिक रूप से मूल रूप से निर्मित एक छोटा सा संरचना था। तो जो सांची का स्तूप है जो कि भोपाल से कुछ दूरी पर पड़ता है और ये अशोक द्वारा इसे क्या किया गया था, बनवाया गया था। और 1879 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर हम बात करें तो सांची का जो स्तूप है प्रारंभिक एवं मूल रूप से ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। अच्छा, 2017 में अगर हम बात करें, 2017 में सांची के स्तूप का जो छाया चित्र, 2017 में सांची के स्तूप का जो छाया चित्र, मतलब जो एक तरीके से तस्वीर है, और 200 के नोट में, 200 रुपये के नोट में क्या की गई है, शामिल की गई, छापी गई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था, मतलब शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी एक जिला है। ठीक है, जो कि तात्या टोपे को यहाँ पर क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह में महान योद्धा तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडु रंग ने अपनी छापा मार रणनीति से अंग्रेजों की क्षति पहुंचाई थी, और तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोले कि महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र का बाघ, महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का जो बाघ है वो तात्या टोपे को कहा जाता है। ठीक है, और ये शिवपुरी के अंतर्गत आता है, तात्या टोपे को कहा जाता है, सॉरी। और यहाँ पर तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो कहाँ पर दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का जो बाघ है वो तात्या टोपे को कहा जाता है, और इन्हें जो फांसी दी गई थी 18 अप्रैल, दोस्तों फांसी जो दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। ठीक है, शिवपुरी के मध्य प्रदेश में इन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड का अल्हैत समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो बुंदेलखंड का जो अल्हैत समुदाय है वो आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में क्या करता है, गाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बुंदेलखंड में आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में बात करें, तो आला उदल बुंदेलखंड के राजा परमादेव देव के सेनापति थे। जो आला उदल थे आला उदल थे, बुंदेलखंड के राजा थे, बुंदेलखंड के राजा परमादी देव, परमादी देव के कौन थे, ये सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, परमादी देव के कौन थे, ये सेनापति थे, और इन्होंने कई मंदिरों तथा कीर्तिगार तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 52 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महाभारत में कौन सी नदी को चरमावती के नाम से उल्लेखित किया गया है? आपको बताना है कि महाभारत में कौन सी नदी को चरमावती नदी के नाम से उल्लेखित किया गया। तो दोस्तों महाभारत काल में चंबल नदी को, ठीक है, चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है, चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत में कौन सी महाभारत में चरमावती नदी के नाम से चंबल को क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें चंबल की, अगर हम बात करें चंबल की, तो ये मध्य प्रदेश के महू से, मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित सॉरी दोस्तों, दक्षिण में स्थित जाना पावा की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से ये निकलती है नदी। तो अगर हम बोलें कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों, तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो महू के दक्षिण में स्थित जाना पावा की पहाड़ी से यह नदी क्या करती है, निकलती है। और यह श्योपुर, ठीक है, यह श्योपुर और भिंड, श्योपुर भिंड मुरैना, मुरैना जिले में क्या होती है, प्रभावित होती, मुरैना जिलों में क्या होती, प्रभावित होती। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए इटावा के पास ये क्या कर जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए इटावा के पास यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है वो मऊ के दक्षिण में स्थित जाना पावा की पहाड़ी से हुआ, और ये श्योपुर भिंड और मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, ये कई बार इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल की राजकुमारी थी। ठीक है, कहाँ की, चंदेल। रानी दुर्गावती कलंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी, और 1542 में उनकी जो शादी हुई थी वो गौड़ राजवंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुई थी। ये वाली बात हम कई वीडियो में कर चुके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंदेल होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो महाराज जो छत्रसाल की समाधि है वो धुवेला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, धुवेला। अगर हम बात करें महाराजा छत्रसाल के बारे में, तो छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की थी। तो इन्होंने किससे युद्ध लड़ा था, तो इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़के, औरंगजेब से युद्ध लड़के, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये मुगल शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक माना जाता है औरंगजेब की, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई थी 1707 में हुई थी। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें इसमें अगर हम देखें तो जो महाराजा छत्रसाल थे वो औरंगजेब से युद्ध करके उन्होंने औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड को अपना राज्य स्थापित किया था। बुंदेलखंड को क्या किया था? अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर है धुबेला। तो महाराजा छत्रसाल की जो समाधि थी वो कहाँ पर थी? धुबेला में। महाराजा जो छत्रसाल थे वो भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि सांची की स्थापना किसने की थी। तो सांची की जो स्थापना की गई थी वो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल। अगर हम बात करें कि सांची है कहाँ पर, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, एमपी के कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हो। और इसके द्वारा जो सांची का स्तूप था वो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व संग्रहालय सांची की क्या की थी? स्थापना की थी, पुरातत्व संग्रहालय की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये गोंडवाना के जो राजा थे, उनके जो पुत्र थे दलपत शाह के साथ उनकी शादी हुई थी। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने किस पर शासन किया होगा? गोंडवाना रियासत पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, और इसका जो केंद्र हुआ करता था गोंडवाना का, वो जबलपुर होता था। क्या होता था दोस्तों? केंद्र। अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र जो होता था वो कौन होता था? जबलपुर। ठीक है, तो गोंडवाना राज्य का जो केंद्र था वो जबलपुर था। और रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खां के विरुद्ध युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, तो अकबर के जो सेनापति थे आसफ खां के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था और इसी में इन्होंने क्या की थी? अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, और जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय दुर्गावती के नाम पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो अकबरनामा जो कि एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, तो अकबरनामा के मुताबिक, ठीक है, जिसको अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, तो अकबरनामा की जो ग्रंथ है उसके मुताबिक 1562 से 1562 से 1586 तक तानसेन का मकबरा, या 1586 तक तानसेन जो थे, तानसेन का मकबरा नहीं, सॉरी, तानसेन अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में संगीतकार थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो अकबर का एक ग्रंथ है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, उसमें ये बताया गया है कि 1562 से दोस्तों 1586 तक तानसेन अकबर के दरबार में कौन थे? संगीतकार थे। ठीक है दोस्तों, अब मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों ही एक ही जगह पर है। ध्यान रखना, मोहम्मद गौस और तानसेन का जो मकबरा है वो दोनों एक ही जगह स्थित है, ग्वालियर में। तानसेन अकबर से पहले मानसिंह तोमर के दरबार में संगीतकार थे। मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। मानसिंह की मौत के बाद यहाँ के पलायन करके रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी संगीतकार रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माधोजी शिंदे की जो मृत्यु हुई थी वो 12 फरवरी 1794 में। एक मिनट दोस्तों, मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1794 में। ठीक है, तो माधोजी शिंदे की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो माधोजी शिंदे की जो मृत्यु हुई थी वो 1794 में हुई थी। और माधोजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के एक शासक थे जिन्होंने ग्वालियर पर क्या किया था? शासन किया था। तो ध्यान रखना, माधोजी जो थे वो सिंधिया मराठा साम्राज्य के एक शासक होने के साथ साथ एक स्थापक भी थे। इन्होंने स्थापना की थी सिंधिया मराठा साम्राज्य के शासक तथा स्थापना की थी इन्होंने सिंधिया समाज की, या सॉरी सिंधिया वंश की स्थापना स्थापना की थी। ठीक है,
जिन्होंने कहाँ पर, ग्वालियर में शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? ग्वालियर में। ग्वालियर में शासन किया था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। आपको यहाँ पर बताना है कि रानी अहिल्याबाई किससे संबंधित है। तो जो रानी अहिल्याबाई हैं दोस्तों वो आपकी महेश्वर में सुंदर घाट बनवाए थे इन्होंने। रानी दुर्गावती की गोंड राजा दलपत से विवाह हुआ था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। और मणिकर्णिका तांबे, ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है, तो मणिकर्णिका तांबे, ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली थी। तो आपको बताना है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने अंतिम वर्ष, जो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1728 में उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो पुत्र था यार मोहम्मद खान, उसने भोपाल को कहीं ना कहीं भोपाल के शासन को संभाला था, ठीक है, या भोपाल में शासन किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस वर्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़ ने भीमबेटका की खोज की थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने वाड़ंकर भीमबेटका की खोज की थी। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। भीमबेटका की क्या है, गुफाएं हैं। यह एक प्रापाषाणिक पुरातात्विक स्थल है और इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी, जो कि 12,000 वर्ष पुरानी मानव द्वारा निर्मित चित्रशैल प्राप्त हुए हैं। और इसे 2003 में यूनेस्को में क्या किया गया, शामिल किया, यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है, 2003। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन भारतीयों को किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ना तो काजर सिंह को जाना जाता है, ना तो भवानी प्रसाद मिश्र को, और ताना भगत तो है नहीं। तो जो नाम है वो टांटिया भील है, ठीक है। टांटिया भील तात्या मामा उपनाम से प्रसिद्ध है, जिनको हम रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। और टांटिया भील का जो जन्म था वो पूर्वी निर्माण, वर्तमान में खंडवा जिले में हुआ था। यह एक आदिवासी जननायक और क्रांतिकारी थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो वर्तमान में आज खंडवा है। और वैसे इनका जो जन्म माना जाता है पूर्वी निर्माण का इनका जन्म माना जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। टांटिया भील, जिन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करके आए कि जो तानसेन थे वो ग्वालियर के थे, और मकबरा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना है। और ये अकबर के दरबार में क्या थे, एक तरीके से संगीतकार थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो संगीतकार में ये रागमाला पूछा जाता है, रागमाला, ध्रुपद गायन ध्रुपद गायन ध्रुपद गायन और दीपक राग, ठीक है। दीपक राग बताया जाता है कि इनके गाने से दिया अपने आप जल उठता था। और मियाँ की मल्हर आदि का क्या किया था, इन्होंने सृजन किया था। इनकी स्मृति में ग्वालियर में तानसेन का क्या है, मकबरा स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। तो ये वाली बात अपन कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अशोक द्वारा, ठीक है। अशोक, आपको पता ही होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक। तो मौर्य वंश का सबसे जो प्रसिद्ध और प्रतापी जो शासक रहा है वो अशोक रहा है। और इसने अपने पुत्र और पुत्री, ठीक है, को कहाँ पर, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है दोस्तों। और ये जो सांची का स्तूप है रायसेन जिले में स्थित है, ये आपको पता है। और इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित का ढांचा है, और जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ के किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो आपको बताना है कि बांधवगढ़ के जो किला के शिलालेख है वो किस भाषा में, शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत। ये जो किला है मध्य प्रदेश के, यह किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में दोस्तों,
उमरिया जिले में, ठीक है। और यह जो किला है उमरिया जिले में पड़ता है। यह जो किला है ये 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया? तो बघेल शासक 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्र बघेल शासक व्याघ्र देव द्वारा इसे क्या करवाया गया था? निर्मित करवाया गया था, ठीक है। इस किले में क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब और तथा विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का, इस अगर हम किले की बात करें बांधवगढ़ के किले, तो विष्णु भगवान का भी मंदिर है। और शायद यहाँ पर जहाँ तक मुझे नॉलेज है राम लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना, जो बांधवगढ़ की स्थापना की गई थी, ठीक है, सॉरी बांधवगढ़ की नहीं, बांधवगढ़ में एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी एक, मतलब उद्यान को नाम, राष्ट्रीय उद्यान को नाम पड़ा है। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसकी जो स्थापना थी कब की गई थी? 1968 में। किसकी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है दोस्तों। इस जिले में सागर मंदिर, मणिबल मंदिर और विश्वनाथ मंदिर आदि इत्यादि जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बांधवगढ़ जो बांधवगढ़ किले के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में है। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। और यह किला 14वीं शताब्दी के बघेल शासक व्याघ्र देव द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर इस किले में, बांधवगढ़ के किले में विष्णु भगवान और राम लक्ष्मण का मंदिर भी है। और दोस्तों बांधवगढ़ के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। 1930 में हुई थी। और किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1930 में हुई थी। और अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर को तो आप जानते हो, उनका जो जन्म हुआ वो महू में हुआ था, महू में, ठीक है। और महू में हुआ था, जो कि 14 अप्रैल को का जन्म हुआ था। और 14 अप्रैल 1891 में शायद, हाँ 1800, हाँ 1891, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस में अम्बेडकर जयंती के एक त्यौहार के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और दोस्तों 1990 में भीमराव अम्बेडकर को क्या मिला? भारत रत्न मिला, मरणोपरांत, ठीक है, मतलब मरने के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मरणोपरांत के बाद इन्हें सम्मानित किया भारत रत्न से, ठीक है दोस्तों। तो 1930 में इसको वो किया गया था, स्थापित। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? ठीक है। तो दोस्तों जो महादेव की श्रेणी है वो आपकी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का। तो दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव में मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक क्या विस्तृत है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कई बार पूछी गई, धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है, जिसे महादेव पर्वत पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी जो है वो भी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। और सतपुड़ा जो है ना एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। ये क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? एक ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। इस श्रृंखला का सर्वोच्च जो शिखर है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपने, धूपगढ़। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो निम्नांकित भाग है वो आपका अति तापीय में आता है। किस में आता है? अधिकांश जो भाग है वो किस में आता है? तो अति तापीय में आता है, ठीक है। अगर हम देखें तो किसी स्थान विशेष को मेगा थर्मल जलवायु के रूप में तब जाना जाता है जब हर वर्ष एक महीने में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस उससे पार होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अति तापीय हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? आपको बताना है कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित है। तो गाविलगढ़, कालीभीत, गोंडवाना की पहाड़ियाँ, ये तो बिल्कुल नहीं है। महादेव, महाकाल, राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये भी नहीं है। अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, सी। ठीक है, निम्न पहाड़ियों में से पश्चिमी सतपुड़ा में बीजागढ़, बाड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ 4 राज्यों में हैं। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो 4 राज्यों में फैली। एक तो महाराष्ट्र में, एक दोस्तों गुजरात, और एक मध्य प्रदेश, और एक दोस्तों छत्तीसगढ़। एक क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क के समांतर है? ठीक है, तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस समताप है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यह कर्क रेखा लगभग समांतर समताप रेखाएं एवं कर्क रेखा लगभग समानांतर समताप रेखाएं में होती हैं, जो मानचित्र या चार्ट पर समान ताप को क्या करती हैं? मिलाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री समताप रेखा।